हेलो एवरीवन, आवर टुडेज टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन टू माइक्रोप्रोसेसर पार्ट 1। ये पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम माइक्रोप्रोसेसर का इंट्रोडक्शन, माइक्रोप्रोसेसर 8085 का कुछ फंक्शनैलिटी, आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे और बाकी पार्ट्स में हम उसके डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोप्रोसेसर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि माइक्रोप्रोसेसर क्या है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, अ माइक्रो प्रोसेसर इज अ कंप्यूटर प्रोसेस। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? एक कंप्यूटर प्रोसेस है दैट इनकॉर्पोरेट्स द फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? सीपीयू के फंक्शंस को इनकॉर्पोरेट करता है ऑन ए सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी। एक आईसी पर। आईसी क्या होती है? आईसी एक ऐसा इंटीग्रेटेड सर्किट है जिस पर हम किसी छोटी सी सिलिकॉन चिप के ऊपर थाउजेंड्स, हज़ारों की संख्या में ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर को लगा सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसका साइज़ बहुत छोटा हो जाता है लेकिन इसके काम करने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है? एक आईसी है जो कंप्यूटर की सारी फंक्शनैलिटी को प्रोसेस करती है या ऑपरेट करते हैं। हम इसे बोल सकते हैं कि ये कंप्यूटर का ब्रेन है। ठीक है, ये कंप्यूटर का क्या है? ब्रेन है। लेकिन इस माइक्रो प्रोसेसर का भी एक ब्रेन होता है जो माइक्रो प्रोसेसर की कमांड को कंट्रोल करता है। वो कौन होता है हम आगे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर लिखे हैं, इंटेल का 8085 जो हमें इस वीडियो में देखना है। 8085 ये सबसे पहला कमर्शियल सक्सेसफुल माइक्रो प्रोसेसर था जो इंटेल ने बनाया लगभग 40 साल पहले। तो उसके बाद 8086, 8186, 8286, 8386 और भी बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर आते गए। फिर उसके बाद और ज़्यादा साइंस ने तरक्की की तो पेंटियम लॉन्च हुआ, P1, P2, P4। उसके बाद कोर 2 ड्यू आया, फिर i3, i4, i7। आज हम आई में बात करते हैं, i7 की बात करते हैं, 7 जनरेशन की बात करते हैं। तो जब हम 8085 को पढ़ रहे होंगे तब हम उसको आज के प्रोसेसर से कंपेयर नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि i7 बहुत लेटेस्ट है और 8085 बहुत अर्लियर वर्जन है, यानी कि ये सबसे पहला बना हुआ है तो इसकी फंक्शनैलिटी कम है। आज जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसकी तुलना में 8085 काफ़ी कम काम करता है। ठीक है, तो जब हम 8085 को पढ़ रहे होंगे तो हम उसको आज के कंप्यूटर से कंपेयर नहीं कराएंगे कि आज का कंप्यूटर तो ये कर लेता है 8085 में कि ये नहीं होता। उसकी वर्किंग भी अलग है, हर प्रोसेसर की वर्किंग अलग होती है। 8085 की वर्किंग पूरी तरीके से अलग है। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम। अब एक कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में क्या होता है? आपका कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है। ये सारे क्या हैं? आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइस में आपका क्या है? मॉनिटर है, प्रिंटर है। ये क्या है? आपके आउटपुट डिवाइसेस है। मेमोरी, मेमोरी क्या है? आपकी प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, आपकी हार्ड डिस्क वगैरह सब आ जाता है। ये सब क्या है? ये कंप्यूटर की मेमोरी है। उसके बाद जो बचता है एक हिस्सा, वो है प्रोसेसर का। अब प्रोसेसर के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो हम कंप्यूटर को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक मेमोरी बोल सकते हैं, एक हम इनपुट आउटपुट डिवाइस को बोल सकते हैं और एक उसका प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर क्या करता है? ये सारे हम देख रहे हैं कि मेमोरी भी प्रोसेसर से जुड़ी है, इनपुट डिवाइसेस भी प्रोसेसर से जुड़े हैं और आउटपुट डिवाइस भी प्रोसेसर से ही जुड़ा हुआ है। तो इनपुट से हम अपना डाटा इनपुट करते हैं, प्रोसेसर उसको मेमोरी से डेटा को उठाता है। अगर हमें फ़ोटो खोलनी है तो कोई इमेजेस खोलनी है तो इमेज कहाँ से होगी? मेमोरी में होगी। प्रोसेसर मेमोरी से उसको लेगा, पिक करेगा। और अगर हमें आउटपुट मॉनिटर पे फ़ोटो को देखना है तो वो आउटपुट किसको दे देगा? आउटपुट डिवाइस को दे देगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें किससे जुड़ी हुई हैं? प्रोसेसर से जुड़ी हुई है। अच्छा, क्या प्रोसेसर हर जगह होता है? क्या हमारे घर में जो पंखा होता है, वॉल फैन, सीलिंग फैन या टेबल फैन, क्या उसमें भी प्रोसेसर होता है? नहीं। तो उसमें पंखे में हमारे जो है प्रोसेसर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई प्रोग्राम नहीं लगा होता। ठीक है, वहाँ कोई प्रोग्राम नहीं होता। ठीक है, अगर हमारा साथ कोई एसी का रिमोट है, एसी के रिमोट में, ठीक है, क्या है? अगर एसी का रिमोट है हमारे पास
तो एसी के रिमोट में क्या प्रोसेसर होता है? हाँ, एसी के रिमोट में प्रोसेसर होता है, वो कंट्रोल होता है, उसको आप कमांड दे सकते हो कि भाई अब टेम्परेचर कम करना है, टेम्परेचर ज़्यादा करना है, फ़ैन की स्पीड बढ़ानी है, कम करनी है, उसमें टाइमर सेट कर सकते हो आप। तो वहाँ पे एक प्रोसेसर होता है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की तरह नहीं होता, लेकिन एक लिमिटेड फंक्शंस को परफॉर्म करने वाला एक माइक्रो प्रोसेसर उसमें भी होता है। तो जहाँ पर हम हार्डवेयर और प्रोग्राम दोनों को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हमें एक माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ करना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एडवांटेज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, एडवांटेज क्या है? लो कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट काफ़ी कम होती है। हम एक छोटे से चिप की वजह से बहुत सारे ऑपरेशंस कर पाते हैं। अगर हमें वो अलग अलग काम करने पड़ेंगे तो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रह जाएगा, बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन आईसी हमको ये सहूलियत देती है कि कम कीमत पर हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। हाई स्पीड, कंप्यूटर पे जब आप कैलकुलेशन करते हैं, कोई इमेज सुनते हैं या कोई गाना सुनते हैं, तो उसकी देखते हैं कि हमने इधर इनपुट दिया कि भाई गाना चला दो, और वो तुरंत गाना चला देता है। ठीक है, तो यानी कि उसके ऑपरेशंस की जो स्पीड है वो कैसी होती है? बहुत ज़्यादा होती है। स्मॉल साइज़, आईसी की साइज़ अभी देखी हमने, आईसी की साइज़ कैसी होती है? बहुत छोटी होती है। आईसी साइज़ में कैसी होती है? बहुत छोटी होती है। वर्सटाइल, वर्सटाइल का मतलब बहुत सारे काम कर सकते हैं। एक आईसी जो है आपकी बहुत सारे काम कर सकती है। कैसे? वो अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकती है, लॉजिकल ऑपरेशंस कर सकती है, वो आपकी फ़ोटो बना सकती है, वो आपको गाना भी सुना सकती है, वो आपको मूवी भी दिखा सकती है, वो इंटरनेट से भी कनेक्ट कर सकती है। बहुत सारे काम हैं उसके। लो पावर कंजप्शन, आईसी को यूज़ होने, माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ होने में जो पावर लगती है वो बहुत कम होती है। लगभग +5 वोल्ट से आपका माइक्रो प्रोसेसर काम करता है। ठीक है, लेस हीट जनरेशन, पावर कंजप्शन कम है, हीट जनरेशन भी कम होती है। और रिलायबल, माइक्रो प्रोसेसर जैसे कंप्यूटर में पता है कि कंप्यूटर एक बहुत ज़्यादा रिलायबल डिवाइस है। उसके आउटपुट जो होते हैं वो हमेशा सही होते हैं या ज़्यादातर सही होते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं? माइक्रो प्रोसेसर की वजह से, क्योंकि उसका जो माइक्रो प्रोसेसर है वही उसका दिमाग है, वही आपके इनपुट को ऑपरेशन करके आपको आउटपुट दिखा रहा होता है, जो कि एक्चुअल में सही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि माइक्रो प्रोसेसर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमारा कंप्यूटर जो सबसे पहले हमने देखे हैं तो बहुत बड़ा होता था, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है। वो किसकी वजह से हो गया है? एक आईसी की वजह से। और आईसी क्या है? एक तरीके से कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर 8085, 8085, तो इस माइक्रो प्रोसेसर को म्यूपी भी बोलते हैं। तो जब हम म्यूपी की बात करेंगे तो ये अंडरस्टूड है कि हम माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इट इज़ एन 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। ये 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, यानी कि यहाँ पे आप 8 बिट डेटा का यूज़ करते हैं। डिज़ाइंड बाय इंटेल, पहला माइक्रो प्रोसेसर 8085 इंटेल ने बनाया था 1977 में, आज से लगभग 40 साल पहले, यूजिंग एनमॉस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। तो हम ये जो पिन डायग्राम देख रहे हैं, ये आईसी देख रहे हैं, ये 8085 की है। और इसमें ये जो हम ये देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये इसकी पिन्स हैं। 20 पिन्स इधर होंगी, 20 पिन्स इधर होंगी। टोटल 40 पिन की आईसी होती है ये। ठीक है, इसमें कितने पिन होते हैं? टोटल 40 पिन्स होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम इसके डिटेल की बात करें तो कैसी होती है? 8 बिट डेटा बस होती है। जो इसकी डेटा बस है, डेटा बस मीन्स डेटा को कैरी करने वाली। मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर में डेटा को लाएंगे, या तो माइक्रो प्रोसेसर को डेटा को मेमोरी में ले जाएंगे, या आउटपुट डिवाइसेस के पास ले जाएंगे, इनपुट डिवाइसेस से प्रोसेसर में लाएंगे। तो वो सारे काम आपके डेटा बस से होते हैं। तो 8 बिट। ठीक है, 16 बिट एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या करते हैं? एड्रेस बस एड्रेस को बताते हैं हमारा डाटा कहाँ स्टोर है, तो वो 16 बिट होता है। अच्छा, यहाँ पे जब बिट की बात करते हैं तब हम यहाँ पे रजिस्टर की बात कर रहे हैं। रजिस्टर क्या है? जो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हमें पता है कि हम बाइनरी नंबर में 0 या 1 को स्टोर कर सकते हैं फ्लिप फ्लॉप की मदद से। ठीक है, तो अगर हम बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप 8 बिट है, तो हमें अगर 0 स्टोर करना है तो ये 4 बिट हो गया। इसी तरीके से हम एक 4 बिट और ले लेते हैं, तो ये 4 बिट हमारा 8 बिट हो गया। तो हम 8 फ्लिप फ्लॉप को मिला के एक 8 बिट रजिस्टर बना सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी रजिस्टर की आगे डिटेल में बात करेंगे। तो अब इसका मेमोरी साइज़ लिखा हुआ है 2A इंटू डी। 2A से मतलब है यहाँ पे एड्रेस बस से। एड्रेस बस यहाँ कितनी है? 16 है। तो अगर हम 2A की बात करें तो यहाँ पे है 2 की पावर 16,
और 64 KB कैसे आता है? अगर 64 KB को देखें हम तो हम इसको कह सकते हैं कि 2⁶ इंटू 2⁻10 ऐसे लिख सकते हैं। और 2⁻10 होता है 1 KB। ठीक है, 2⁻10 क्या है? 2⁻10 है 1 KB और ये है 64, तो हम बोल सकते हैं इसको 64 KB। ठीक है। 16 बिट स्टैक पॉइंटर और 16 बिट प्रोग्राम काउंटर। पीसी और एसपी की बात हम आगे डिटेल में करेंगे। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है कि जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको एड्रेस को लोकेट करता है कि उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कहाँ पर है, क्योंकि प्रोग्राम भी मेमोरी में सेव होता है। इसी तरीके से स्टैक्स पॉइंटर जो होता है वो स्टैक्स के लोकेशन को, एड्रेस को बताता है। ठीक है। 8 बिट रजिस्टर अरेंज्ड इन पेयर्स। यहाँ पे 8 बिट रजिस्टर का यूज़ होता है। BCDE HL इनकी भी बात हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। रिक्वायर्ड 5 वोल्ट सप्लाई, तो माइक्रो प्रोसेसर हमारा 5 वोल्ट की सप्लाई पे काम कर जाता है। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि बहुत कम पावर कंजप्शन होती है इसमें, बहुत कम पावर को ये यूज़ करता है। चलिए आगे देखते हैं। पिन डायग्राम, ये 8085 का पिन डायग्राम है। टोटल 40 पिन्स हैं, कुछ इधर हैं कुछ इधर हैं। हम देख रहे हैं कि कुछ पिन अंदर भी जा रही हैं और बाहर भी आ रही हैं, जबकि कुछ पिन केवल बाहर जा रही हैं या कुछ केवल अंदर की तरफ डायरेक्शन दिखा रही हैं। तो अलग अलग पिन्स का अलग अलग काम है। आपका रीड राइट पिन है। और यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं ये A8 से लेके A15 तक ये आपकी एड्रेस बस है, इसको भी हम आगे देखेंगे। और इधर AD0 से लेके AD7 तक ये भी आपकी एड्रेस डेटा बस है। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा बस भी है, तो इसलिए डेटा मेमोरी में जाता भी है और मेमोरी से बाहर भी आता है, इसलिए ये अंदर और बाहर दोनों तरफ का डायरेक्शन है। और ये एड्रेस बस केवल एड्रेस को बता रहा है, इसलिए यहाँ पे केवल एक ही तरफ का डायरेक्शन है। ठीक है, तो जो पिन जैसा एक्शन परफॉर्म करती है उसी तरीके उस पिन का डायरेक्शन भी है। तो जब हम पिन डायग्राम की डिटेल स्टडी करेंगे तब हम एक एक पिन के बारे में बात करेंगे। आगे देखते हैं। तो ये इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8085 है। 8085 में कितने चीज़ें होती हैं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ एक टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है। तो जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि माइक्रो प्रोसेसर का भी अपना एक दिमाग होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट उस माइक्रो प्रोसेसर का दिमाग है जो सारे कमांड्स यहाँ से देता है अलग अलग पार्ट्स को। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये ALU है, यहाँ एक्यूमुलेटर है, टेम्परेरी रजिस्टर है, आपका फ्लैग्स है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, डिकोडर, और ये पे एड्रेस बसेस और एड्रेस डेटा बस जो अभी हमने देखा था A0 से लेके A8 तक। और ये ये 7 है और ये A8 से लेके A15 तक ये आपकी एड्रेस बस और एड्रेस डेटा बस हैं। और यहाँ पे जब हम जिन रजिस्टर्स की बात कर रहे थे तो ये हमारे BCDE HL रजिस्टर हैं। यहाँ पर आपका प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर दोनों हैं। एक इंक्रीमेंटर डिक्रीमेंटर है और यहाँ पे सीरियल इनपुट आउटपुट आपका कंट्रोल है इनपुट आउटपुट डिवाइस से जोड़ने के लिए। और यहाँ पे एक इंटरप्ट कंट्रोल है। हम सबकी फंक्शनल को अलग अलग करके देखेंगे अभी कि ये सब कैसे काम करते हैं। और ये जो हम देख रहे हैं ये क्या है, ये सारी चीज़ें ये पिन्स हैं जो पिन डायग्राम में हमने पिन देखी थी, ये वो सारी पिन हैं। ठीक है, और ये जो बने हुए हैं ये आपकी डेटा बस हैं, एड्रेस बस हैं, ये जिसकी वजह से डेटा आपका ट्रैवल करता है माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी, मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर, या माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ALU क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक ऑपरेशंस आपका प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, अर्थमेटिक ऑपरेशन है। लॉजिक ऑपरेशंस आपके क्या से होते हैं कि ग्रेटर देन है, स्मॉलर देन है। अगर हमें दो नंबर्स को कंपेयर करना है तो वो हम लॉजिकल ऑपरेशंस की वजह से कर पाते हैं। तो ये हमारा ALU है। ठीक है, इट परफॉर्म्स द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो हम अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलें तो एडिशन सब्सट्रैक्शन के साथ एंड ऑपरेशन है और ऑपरेशन है, 8 बिट डेटा के साथ ये परफॉर्म करता है। ठीक है, अब इसमें देखिए एक डेटा इधर से आ रहा है और एक डेटा इधर से आ रहा है। अगर हमें 2 और 3 को जोड़ना है तो 2 और 3 यहाँ पे जुड़ेगा, ये ALU है, यहाँ पे जुड़ के ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब ये डेटा को कहाँ स्टोर करेगा, कैसे करेगा, ये हम आगे देखते हैं।
और इसमें एक चीज़ और हमें देख सकते हैं कि इसका जो सिंबल बना हुआ है वो कुछ ऐसा बना हुआ है। तो ये जो वी शेप है या जो कट लगा हुआ है, ये क्या बता रहा है कि एक डेटा इधर से आ रहा है और एक डेटा इधर को जा रहा है और इधर से डेटा बाहर निकल रहा है। यानी कि जो 5 आया था जोड़ने पे 3 और 2 को, तो वो 5 आउटपुट आपको इधर से मिलेगा। यहाँ से वापस नहीं जा रहा है, यहाँ से बाहर जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रजिस्टर इन 8085। तो यहाँ पे रजिस्टर्स जो होते हैं वो दो तरीके के हैं आपके, स्पेसिफिक पर्पस रजिस्टर और जनरल पर्पस रजिस्टर। जैसे कि उसके नाम से ही पता चल रहा है कि स्पेसिफिक पर्पस यानी किसी स्पेशल काम को करने के लिए वो रजिस्टर बनाए गए हैं। तो इसमें आपका एक्यूमुलेटर है, फ्लैग्स हैं, प्रोग्राम काउंटर है, स्टैक पॉइंटर है। और जनरल पर्पस रजिस्टर BCDE HL है, जिन्हें हम जनरल पर्पस रजिस्टर कहते हैं। ये प्रोग्रामर के लिए है, यानी कि हमारे लिए है। अगर हमें कोई डाटा 2 और 5 को हमें ऐड करना है तो हम ये 2 और 5 कहाँ स्टोर करेंगे, हम इन रजिस्टर्स में स्टोर करेंगे। ठीक है, कम प्रोसेसर अब ये वैल्यू कहाँ से उठाएगा, प्रोसेसर ये वैल्यू यहाँ से उठाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्यूमुलेटर है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ये आपका जनरल पर्पस रजिस्टर और स्पेसिफिक रजिस्टर दोनों में आ जाता है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। एक्यूमुलेटर क्या है, ये आपका एक्यूमुलेटर है। ये जो 8 लिखा हुआ है ये बता रहा है कि ये 8 बिट रजिस्टर है। ठीक है, तो ये जनरल पर्पस रजिस्टर कैसे है। जनरल पर्पस रजिस्टर ऐसे है कि इसमें आप मेमोरी, इसकी रजिस्टर की मेमोरी में आप वैल्यू फीड कर सकते हो। आप जो वैल्यू असाइन करना चाहते हो आप इसको वैल्यू को असाइन कर सकते हो। ठीक है, द एक्यूमुलेटर इज़ एन 8 बिट रजिस्टर कैन स्टोर 8 बिट डेटा। ये 8 बिट डेटा को स्टोर कर सकता है। इज़ द पार्ट ऑफ द अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का, यानी कि यहाँ से ये जा रहा है कहाँ पे जा रहा है, ALU में जा रहा है डाटा। ठीक है, अब एक्चुअली देखिए होता क्या है कि हमने एक डेटा स्टोर किया कि हमें 2 और 5 को जोड़ना है। तो इसमें जो पहला डाटा है, पहली वैल्यू है, अगर हम इसमें कमांड देते हैं माइक्रो प्रोसेसर में, हम बोलते हैं कि ऐड 5, कि 5 को ऐड कर दो। ये वाला जो 5 है इस 5 को ऐड कर दो। तो ये 5 को ऐड किससे करेगा, ये 5 को ऐड करेगा एक्यूमुलेटर की वैल्यू से। एक्यूमुलेटर में कौन सी वैल्यू होगी, ये 2 जो हमने दी थी ये कंप्यूटर एक्यूमुलेटर से उठाएगा। ठीक है, हमें ये वैल्यू असाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी। एक्यूमुलेटर में जो भी वैल्यू हम पहले दे चुके होंगे ये वहाँ से उस वैल्यू को उठा लेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक जो ALU में डाटा आ रहा है वो एक्यूमुलेटर से आ रहा है। दूसरा डाटा कहाँ से आ रहा है, टेम्परेरी रजिस्टर से आ रहा है। तो ये जो 5 आएगा ये कहाँ से आएगा, ये टेम्परेरी रजिस्टर से आएगा। अब 2 इधर से आया और 5 इधर से आया तो टोटल मिल गया हमें 7। ठीक है, अब 7 क्या कर रहा है, 7 ALU से बाहर निकल के जा रहा है। ठीक है, ये क्या है आपका डेटा बस, एड्रेस बस है आपका। तो ये यहाँ से क्या कर रहा है, बाहर भेज रहा है डाटा को। ठीक है, अब देखिए ये डाटा जब इधर आ गया तो इधर से ये वापस से ALU में आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ALU में रिज़ल्ट भी स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम बोल दें कि ऐड 3, तो ALU में अब कौन सी वैल्यू है, ALU में अब 7 है। तो आपका जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होगा वो क्या होगा कि अब 5 की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 7, क्योंकि अब एक्यूमुलेटर में है 7 वैल्यू। ठीक है, तो अब ये इस 7 को 3 के साथ ऐड कर देगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि यहाँ पे है 7, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 7 और ऐड करना है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो 7 और 3 हो जाएगा आपका 10, और ये 10 यहाँ से वापस फिर से आ जाएगा एक्यूमुलेटर में रिज़ल्ट को स्टोर करने के लिए। और जब हमें ऑपरेशन सारे हो जाएंगे और एक्यूमुलेटर को डेटा देना होगा तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से बाहर के लिए भी है, तो एक्यूमुलेटर इसी को आउटपुट पर दे देगा हमें। ठीक है, इसलिए ये स्पेसिफिक रजिस्टर भी है, और क्योंकि ये डेटा को एक्यूमुलेट कर रहा है इसीलिए इसका नाम एक्यूमुलेटर भी है। इसको A रजिस्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, A रजिस्टर है इसलिए एक्यूमुलेटर नहीं है। एक्यूमुलेशन का काम कर रहा है, डाटा को एक्यूमुलेट कर रहा है, इसलिए एक्यूमुलेटर है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर है यहाँ पर, बहुत इम्पोर्टेंट है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर से ही हम माइक्रो प्रोसेसर की स्टडी को स्टार्ट कर सकते हैं। ये क्या करता है कि जैसे हम सबसे पहले इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं,
इट इज़ ए 16 बिट रजिस्टर टू यूज स्टोर द मेमोरी एड्रेस लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है या बताता है कि इंस्ट्रक्शन का मेमोरी एड्रेस कहाँ है। देखिए इधर से आपका जो भी मेमोरी एड्रेस है प्रोग्राम काउंटर पीसी में, ये 16 बिट रजिस्टर है, 16 बिट का कोई भी डेटा इसमें हो सकता है। वहाँ से ये निकल के इधर आता है। इधर नीचे आपके पास जो है एड्रेस बसेज और एड्रेस डेटा बसेज होते हैं, जो कि आपको कहाँ ले जाते हैं, मेमोरी पे। और मेमोरी पे उस डेटा पर ले जाते हैं जहाँ पर आपका डाटा या प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन सेव है। ठीक है, तो पीसी क्या करता है, प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को बताता है और उस एड्रेस पे एड्रेस बस के थ्रू आपको ले जाता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ये क्या है, तो ये है कि यहाँ पे नीचे अगर हम देखें तो इंक्रीमेंट भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये इंक्रीमेंटर है। तो ये इंक्रीमेंटर क्या करता है, इस प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट कर देता है। कब, जब देखिए यहाँ पे 3 स्टेज में माइक्रो प्रोसेसर काम करता है। एक होती है फैचिंग। फैचिंग क्या होती है कि जब पीसी किसी एड्रेस को, प्रोग्राम काउंटर जो है किसी एड्रेस को बता देता है और एड्रेस बस से आप उस एड्रेस पे पहुंच जाते हैं इंस्ट्रक्शन को उठाने के लिए, और उस इंस्ट्रक्शन को लेके डेटा बस से आ जाते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, तो ये प्रोसेस हो जाती है फैचिंग की। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, उस रजिस्टर को आगे भेज देता है डिकोडर में। ठीक है, तो डिकोडर में आ गया, यानी कि अब फैचिंग हो गई है, अब डिकोडिंग हो रही है। ठीक है, अब वो मशीन जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है और समझ रहा है, डिकोड कर रहा है। उसके बाद अब जब माइक्रो प्रोसेसर ने उसे पढ़ लिया तो वो हो जाता है एग्जीक्यूशन। अब वो एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी कि उस काम को कर रहा है, तो ये भेज देगा आपको टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में। ठीक है, तो अब देखिए जब ये फैचिंग हो जाती है और आपका डिकोडिंग और एग्जीक्यूटिंग चल रही होती है, तब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए प्रोग्राम काउंटर आपका इंक्रीमेंट हो जाता है, एक से बढ़ जाता है। एक से ही क्यों बढ़ता है, क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन के बाद अगला इंस्ट्रक्शन उसके बाद ही होगा। सारे इंस्ट्रक्शन एक सीक्वेंस में चलते हैं, एक इंस्ट्रक्शन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने पहला इंस्ट्रक्शन उठाया और हम 10वां उठा लें। ठीक है, पहला इंस्ट्रक्शन और पहले के बाद दूसरा इंस्ट्रक्शन, ऐसे ही हमें चलना पड़ेगा। ठीक, तो ये समझ में आया कि प्रोग्राम काउंटर क्या है, जो हमारा इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को बताता है मेमोरी में, और इंक्रीमेंटर क्या करता है, जब फैचिंग हो जाती है डिकोडिंग एग्जीक्यूटिंग के टाइम पे, प्रोग्राम काउंटर को अगले इंस्ट्रक्शन के एड्रेस के लिए 1 से इंक्रीमेंट कर देता है, +1 कर देता है। अभी एड्रेस को भेजता नहीं है, एड्रेस पे जाता नहीं है, इंस्ट्रक्शन को उठाता नहीं है, केवल इंक्रीमेंट करता है। ठीक है, केवल इंक्रीमेंट करता है। अगला देखते हैं स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर भी एक 16 बिट रजिस्टर है, ये स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर है। अब स्टैक पॉइंटर क्या करता है, स्टैक्स डेटा को अरेंज करने का एक तरीका है कि हम स्टैक्स में डेटा, जैसे हम एक सीडी के लिए डेटा की पहली सीडी लगा दी, दूसरी लगा दी, तीसरी और चौथी, ऐसे हम सीडी लगा देते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि जो सबसे पहले लगी थी वो सीडी सबसे नीचे है और सबसे बाद वाली सीडी सबसे ऊपर लगी हुई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक स्टैक्स हो गया, डेटा एक अरेंज्ड डेटा हो गया, स्ट्रक्चर्ड डेटा है। ये कैसा है, एक स्ट्रक्चर्ड डेटा है। स्ट्रक्चर कैसा है कि भाई जो सबसे पहले आया था वो अगर हम निकालेंगे तो सबसे बाद में निकलेगा, और जो सबसे बाद में आया तो वो कैसे निकलेगा, सबसे पहले निकलेगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम यहाँ से भी निकालें, लेकिन फिर अगर हमें यहाँ से निकालना है तो हमें यहाँ से भी एक रास्ता देना पड़ेगा और यहाँ से भी एक रास्ता देना पड़ेगा, तो हमें एक्स्ट्रा हार्डवेयर चाहिए, कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ वाला जो रास्ता है वो नहीं दे रहे हैं, हम केवल एक तरफ से ही डाल भी रहे हैं और एक तरफ से ही निकाल भी रहे हैं डेटा को। ठीक है, तो स्टैक क्या करता है, स्टैक से केवल एक ही तरफ से ऑपरेट होता है, या तो ये यहाँ से अंदर जाएगा या यहाँ से बाहर आएगा। ठीक है, जो यहाँ पे है कि पुश और पॉप, तो पुश का मतलब हुआ कि जब आप इसको यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, एक नए डाटा को ऐड कर रहे हैं, जैसे हमारे फ़ोन में एसएमएस, जो लेटेस्ट एसएमएस होता है वो सबसे ऊपर आता है, तो वो हो गया पुश। और अगर हम यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं, अगर हम इस सीडी की रैक से कोई सीडी निकाल रहे हैं, तो सीडी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो एक सीडी को बाहर निकाला तो हमने कहा कि हमने उसे पॉप कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, अब यहाँ पे इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंट दोनों लिखे हुए हैं,
और ये हमारा इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल है। तो ये क्या करता है, ये स्टैक पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देगा कब, जब ये पुश होगा, आप इसमें नया डाटा ऐड करोगे, ठीक है। और डिक्रीमेंट कर देगा कब, जब इससे आप डाटा को कम कर लोगे, आप जब इससे डेटा को बाहर निकाल लोगे तब ये क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डेटा कम हो गया, ठीक है। तो स्टैक्स का एड्रेस जो बताता है वो स्टैक पॉइंटर है, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर्ड डेटा का एड्रेस है। तो स्टैक से भी क्या जाएगा, यहाँ से आएगा आपका एड्रेस बसेस, डेटा बसेस में आएगा, और यहाँ से उस स्ट्रक्चर डेटा के एड्रेस पे आपको ले जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से एड्रेस को ही बताता है। और यहाँ पे टॉप ऑफ स्टैक्स एक TOS टर्म आता है। टॉप ऑफ स्टैक्स का मतलब क्या है, जो टॉप वैल्यू होती है दैट इज़ टॉप ऑफ स्टैक्स। लेकिन SP की वैल्यू क्या होती है, SP की वैल्यू उस एड्रेस के लिए होता है जो टॉप ऑफ स्टैक्स का होता है। अगर टॉप ऑफ स्टैक्स की वैल्यू 10 है तो SP की वैल्यू 10 नहीं होगी, SP की वैल्यू उसका एड्रेस होगी, जो कि कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। 4 बिट नंबर है तो कुछ इस तरीके का 4001 ऐसा कोई एड्रेस हो सकता है। तो ये SP की वैल्यू हो जाएगी, और टॉप ऑफ ऐसा आपका 10 उस स्टैक की वैल्यू हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फ्लैग रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर हमने देखा था कि हमारा एक्यूमुलेटर और टेम्परेरी रजिस्टर के बगल में एक फ्लैग रजिस्टर था। फ्लैग रजिस्टर क्या है, ये 8 बिट रजिस्टर है, ठीक है। अब फ्लैग रजिस्टर करता क्या है, फ्लैग रजिस्टर हमारे पास 5 तरीके के होते हैं। एस का मतलब साइन, और Z0 AC ऑक्सिलरी कैरी, और पैरिटी और कैरी, ठीक है। ये यहाँ मेंशन है सारे। तो ये करता क्या है एक्चुअली में, तो ये क्या करता है कि जैसे हमें 2 नंबर कंपेयर कराने हैं, हमें 3 और 2 को कंपेयर कराना है, हमें देखना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है। तो अगर आपने कहा कि भाई 2 - 3 किया हमने, हमारा माइनस में आया, तो यहाँ पे जो साइन कैरी है ये बता देगा कि साइन आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप बता सकते हो कि भाई पहले वाला नंबर छोटा है कि बड़ा है, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो 0 होगा, अगर नेगेटिव साइन है तो ये 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे ये D0 D1 D2 लिखे हुए हैं, ये 8 बिट रजिस्टर है, इसलिए 0 से लेकर 7 तक इसका एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। अब 0 रजिस्टर क्या करता है, अगर हमें ऑपरेशन करने पे कि भाई 2 - 2 किया और हमें 0 मिल गया, तो हम बता सकते हैं कि दोनों वैल्यू बराबर हैं। तो वैल्यू अगर 0 मिल रही है तो ये 0 साइन का, 0 फ्लैग का काम है, वो बता देगा। एक्सिलरी कैरी, और ये कैरी फ्लैग आपका, जैसे कि हमने 18 + 2 किया तो आपका क्या होगा, 8 2 10 का 0 और एक कैरी आई, ठीक है। तो ये जो कैरी है ये कहाँ स्टोर होगी, ये आपकी कैरी फ्लैग में स्टोर हो जाएगी, फिर 1 और +1 2 हो जाएगा। तो ये फ्लैग कैरी फ्लैग का काम है। अगर पैरिटी फ्लैग की बात करें तो पैरिटी फ्लैग हमने पढ़ी, इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी। ये क्या करता है आपका, इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी, ये एरर डिटेक्शन का काम करता है कि भाई एरर तो नहीं आ रही है कोई, है ना। तो ये इवन पैरिटी ऑड पैरिटी है। तो इस तरीके से फ्लैग्स हैं। फ्लैग्स 5 तरीके के हैं और 8 बिट रजिस्टर है। इनके भी बारे में हम डिटेल स्टडी आगे करेंगे जब आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे। अगला देखते हैं, जनरल पर्पज़ रजिस्टर। जनरल पर्पज़ रजिस्टर हैं हमारे पास B C D E H और L। ये अलग अलग अगर हम बात करें तो ये भी 8 बिट रजिस्टर है, ये 8 बिट रजिस्टर है, ये भी 8 बिट रजिस्टर है, ये भी 8 बिट रजिस्टर है, ये भी 8 बिट है, और ये भी 8 बिट है। सारे 8 बिट रजिस्टर हैं, टोटल 6 हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर हमें 8 बिट से ज़्यादा का डाटा स्टोर करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस BC का एक पेयर बना सकते हैं, इस DE का एक पेयर बना सकते हैं, और इस HL का एक पेयर बना सकते हैं, ठीक है। BC का पेयर, DE का पेयर और HL का पेयर। तो B में 8 और C में 8 तो मिला के हो गए 16। इसमें भी हम 16 और इसमें भी हम 16, ठीक है। तो हम दोनों को मिला के भी डेटा को स्टोर करने का काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक है H और एक है L, और यहाँ पर है 12 और यहाँ पर 40, ठीक है। तो L की वैल्यू है 40 और H की वैल्यू है 12। लेकिन अगर हम HL की बात करें तो ये हो जाएगी 1240। हमने दोनों को क्या किया, मिला दिया, ठीक है। तो हम इस तरीके से दोनों को जोड़कर भी बना सकते हैं। अच्छा, ये यूज़ किस लिए होते हैं कि भाई मुझे अगर कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन करने हैं तो मैं डेटा कहाँ स्टोर करूँगा, तो मैं इन पेयर्स में उस डेटा को स्टोर करूँगा। मैं डाटा असाइन का मतलब जो वैल्यू है वो असाइन कहाँ करूँगा, मैं BCDE पेयर में वो वैल्यू को असाइन करने वाला हूँ जो एग्जीक्यूट होंगी, जिन पे ऑपरेशन होंगे, ठीक है।
ये टेम्परेरी रजिस्टर भी कह सकते हैं क्योंकि इनकी वैल्यूज़ बार बार आप चेंज करते रहेंगे। तो ये इसीलिए जनरल पर्पज़ रजिस्टर है। इनका कुछ जर्नल काम होते हैं, कोई स्पेसिफिक काम कोई परफॉर्म नहीं करता। आगे देखते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर। तो ये है हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और यहाँ पर है हमारा डिकोडर। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जब हमने पीसी से क्या किया था, एक इंस्ट्रक्शन के एड्रेस पे भेज दिया था और पीसी से वो इंस्ट्रक्शन उठ के डेटा बस के थ्रू आ गया था इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से जो इंस्ट्रक्शन आया है वो किस में होगा? वो असेंबली लैंग्वेज में होगा। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शन अब आपको मिल गया है, आपको पता चल गया है कि अब आपको करना क्या है। तो आप उस इंस्ट्रक्शन को कहाँ सेव करोगे? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, और फिर उसको आगे भेज दोगे डिकोड होने के लिए डिकोडर में। अब डिकोडर क्या करेगा? इस असेंबली रजिस्टर जो असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम था, इंस्ट्रक्शन था, उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देगा। मशीन लैंग्वेज यानी कि 0, 0, 1, 0 कुछ इस तरीके के ऑप कोड में चेंज कर देगा। क्या कहलाएंगे? ऑप कोड। ठीक है, ऑप कोड यानी कि 0, 1 में मशीन की भाषा में उसको चेंज कर देगा। अब ये जब डिकोड हो गया तो अब क्या बचता है आपका? सबसे पहले था फैचिंग। फैचिंग का मतलब था कि एड्रेस से आया कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ जाए। फिर थी डिकोडिंग, यहाँ पे डाटा डिकोड हो जाए। अब आपका बचता है एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन के लिए ये कहाँ चला जाएगा? टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में यहाँ से डिकोडर यहाँ पर है, यहाँ से आपका डाटा आ जाएगा। यहाँ पे डेटा क्या हो जाएगा? डिकोड हो गया है। तो अब कंट्रोल यूनिट जो कि एक दिमाग है प्रोसेसर का, इसको पता चल गया है कि इसे करना क्या है। तो ये अब उस प्रोसेसर के अलग अलग हिस्सों को कमांड देना शुरू कर देगा कि भाई अभी यहाँ पे जोड़ने का काम करना है कि घटाने का काम करना है, एड्रेस कहाँ से उठाना है, रीड करना है कि राइट करना है, करना क्या है, ये सारे कमांड सब देना कौन शुरू कर देगा? टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी ऑपरेशन होगा प्रोसेसर अपने आप नहीं करेगा। प्रोसेसर क्या करेगा? जो इंस्ट्रक्शन आपने दिया उसको डिकोड करेगा, डिकोड करने के बाद ही यहाँ भेजेगा, और ये फिर आगे के सारे काम जो होंगे वो ये करेगा कि कौन से पार्ट को कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कंट्रोल यूनिट है या प्रोसेसर का दिमाग है। ठीक है, आगे देखते हैं इंटरप्ट कंट्रोल। इंटरप्ट कंट्रोल कहाँ है? जो सबसे ऊपर लगा हुआ था ये इंटरप्ट कंट्रोल है। अब इंटरप्ट कंट्रोल क्या है? कोई आदमी कोई काम कर रहा हो और उसके बीच में आप जाके टोक दें तो वो कहलाता है इंटरप्ट, कि भाई मेरे काम, ये किसी के काम को इंटरप्ट कर रहे हो, बार बार टोक रहे हो, परेशान कर रहे हो। तो अब क्या हो कि अब अगर प्रोसेसर जो है आपका वो किसी काम को कर रहा है, कि मान लीजिए कि 1 है, इस काम को इंस्ट्रक्शन 1 था, इसको परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसी समय दूसरा इंस्ट्रक्शन भी आ गया, दूसरा काम भी आपने उसको दे दिया, तो प्रोसेसर इस काम को छोड़ देगा, पहले इस काम को कंप्लीट करने लगेगा। तो ये हो गया इंटरप्ट, उसने इस काम को रोक दिया। अब वो क्या कर रहा है? वो इस काम को कर रहा है। जब वो ये काम कंप्लीट कर लेगा उसके बाद वो आएगा वापस से इसको करने के लिए। ठीक है, तो ये इंटरप्ट कंट्रोल है। या अगर प्रोसेसर किसी एक काम को कर रहा है और अचानक से दूसरा इंस्ट्रक्शन पॉपअप हो जाता है तो वो पहले दूसरे इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करेगा, फिर उसको करने के बाद पहले इंस्ट्रक्शन पर आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं सिस्टम बसेस। सिस्टम बसेस की बात हम शुरुआत में कर चुके थे। सिस्टम बस क्या है कि प्रोसेसर के अंदर जो भी डेटा ट्रेवल होता है मेमोरी से प्रोसेसर, प्रोसेसर से रजिस्टर, कहीं भी, तो वो सिस्टम बसेस से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 तरीके की बसेस हैं, डेटा बस है, एड्रेस बस है, कंट्रोल बस है। डेटा बस क्या करती है? डेटा बस उस मेमोरी से डेटा को उठाता है, या तो इनपुट डिवाइस को देने के लिए, इनपुट से आपने दे दिया, इंस्ट्रक्शन एक दे दिया, तो अब अगर हमें रीड करना है, रीड करने का मतलब है कि हमें उस, जैसे इमेज पे क्लिक किया हमने तो इमेज को वो रीड करेगा और मॉनिटर पे आपको दिखाएगा। तो रीड करने के लिए वो मेमोरी से, मान लीजिए कि ये मेमोरी है, तो मेमोरी से डेटा को लेके कहाँ आएगा? प्रोसेसर के पास आएगा। ठीक है, अब अगर मुझे राइट करना है तो मैंने डेटा एंटर किया कि भाई मेरी पेन ड्राइव में एक फ़ोटो थी, उसको मैंने कहा प्रोसेसर से कि इसको मेमोरी में सेव कर दो, तो ये इसको ले जाएगा मेमोरी में सेव करने के लिए। तो यहाँ पे रीड और राइट ऑपरेशन है, यानी कि मेमोरी से आप डेटा ला भी सकते हो, मेमोरी में आप डाटा डाल भी सकते हो। ठीक है, एड्रेस बस आपकी 2 वेज होती हैं, बाई डायरेक्शनल, दोनों डायरेक्शन में काम कर लेती हैं डेटा बस। अब एड्रेस बस की बात करें तो एड्रेस बस क्या है कि उस मेमोरी में उस डेटा का या प्रोग्राम का
जो एड्रेस है वो कौन बताता है, वो एड्रेस बस बताता है। ठीक है, ये बाई डायरेक्शनल है, ये प्रोसेसर से केवल मेमोरी में जाएगा, ये प्रोसेसर से मेमोरी में जाएगा। ये एड्रेस बस है, ये प्रोसेसर से मेमोरी में जाएगा, बाहर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि मेमोरी से प्रोसेसर को एड्रेस नहीं बताना है, प्रोसेसर से मेमोरी में एड्रेस में जाना है हमें। ठीक है, कंट्रोल बस, कंट्रोल बस क्या करता है कि आप रीड ऑपरेशन करने वाले हो या आप राइट ऑपरेशन करने वाले हो, आप मेमोरी में डेटा सेव करने वाले हो या मेमोरी से डेटा निकालने वाले हो, ये कौन बताएगा, ये आपको कंट्रोल बस बताएगी। तो ये भी यूनी डायरेक्शनल है, ये भी केवल एक ही डायरेक्शन में जाता है और आपको बताता है कि भाई रीड करना है या राइट करना है। ये भी दो डायरेक्शन में काम नहीं करता, केवल डेटा बस है जो दो डायरेक्शन में काम करता है, क्योंकि वो डेटा को मेमोरी में ले भी जाता है और मेमोरी से प्रोसेसर में ले भी आता है। ठीक है, तो ये सिस्टम बस का जो है एक डायग्राम है, ये हमारा प्रोसेसर है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये डेटा बस है, तो डेटा बस बाई डायरेक्शनल है, ये प्रोसेसर के अंदर भी आ रहा है और प्रोसेसर से बाहर भी जा रहा है। कंट्रोल बस केवल प्रोसेसर से बाहर जा रहा है। इसी तरीके से आपका एड्रेस बस केवल प्रोसेसर से बाहर जा रहा है, मेमोरी में जा रहा है। ठीक है, आपका इधर कंट्रोल बस भी मेमोरी में जा रहा है, लेकिन जो डेटा बस है ये मेमोरी से जा भी रहा है और मेमोरी में आ भी रहा है, ये दोनों तरफ काम कर रहा है, बाई डायरेक्शनल है। इनपुट डिवाइस में भी आपका जो है, तो इस तरीके से ये सिस्टम बस से सारे काम करते हैं। अब है आपका एड्रेस बफर और एड्रेस डेटा बफर। ये आपका जो है इंक्रीमेंटर और डिक्रीमेंटर के नीचे लगा हुआ था, जिसको हमने बात की थी कि AD0 से AD7 और A8 से A15 तक, 8 बिट इधर और 8 बिट इधर। ठीक है, ये काम क्या करता है, ये क्या करता है कि जब PC जो इधर लगा हुआ था, PC से आपको एड्रेस मिल गया मेमोरी का, तो वो कहाँ जाएगा, एड्रेस बस पे। एड्रेस बस से ही आप ले जाओगे ना मेमोरी में, यहाँ मेमोरी है तो आप मेमोरी में जो जाएगा वो एड्रेस जब होगा तभी तो जाओगे, तो एड्रेस बस आपको ले जाएगी मेमोरी में। ठीक है, और मेमोरी में ये केवल एड्रेस बस है, यहाँ पे एड्रेस और डेटा A और D दोनों हैं, तो मेमोरी से वो डेटा आ जाएगा इधर, और इधर से फिर वो डेटा इधर चला जाएगा कहाँ, एक्यूमुलेटर या इंस्ट्रक्शन। अगर इंस्ट्रक्शन है तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ जाएगा, यहाँ पे जो बना हुआ था IR। अगर डेटा है तो एक्यूमुलेटर में आ जाएगा A रजिस्टर में। ठीक है, वो यहाँ से आ जाएगा डेटा बस के थ्रू। तो डेटा बस से डाटा एड्रेस में आ भी सकता है यहाँ पे ब्लॉक में, और एड्रेस से यहाँ से जा भी सकता है। ठीक है, तो ये एड्रेस बफर और एड्रेस डेटा बफर का काम है। सीरियल इनपुट और आउटपुट कंट्रोल क्या करता है, ये हमारा ये छोटा सा ब्लॉक जो बना हुआ है, ये है कि ये इनपुट डिवाइसेस से प्रोसेसर को कनेक्ट करना या आउटपुट डिवाइसेस से प्रोसेसर को कनेक्ट करना या उसको कंट्रोल करना, ये यूनिट उस काम को देखती है। क्योंकि भाई प्रोसेसर से हमें इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइस भी तो कनेक्ट करने हैं, हमें रिजल्ट दे इनपुट देना भी है और रिजल्ट लेना भी है। तो वो सारे ऑपरेशंस कहाँ से कंट्रोल होते हैं, वो यहाँ से सीरियल इनपुट और सीरियल आउटपुट कंट्रोल से कंट्रोल होते हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल माइक्रो प्रोसेसर में इतना ही, और इसके बाद हम पार्ट 2 भी बनाएंगे और पार्ट 3 भी बनाएंगे, जिसमें हम उसकी आर्किटेक्चर और पिन डायग्राम और उसकी कमांड्स की बात करेंगे। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ विजिट edupedia4u.com फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।